हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है और उसका नाम है लाइव स्टॉक बाई प्रोडक्ट, यानी पशुओं के उप उत्पाद। और उसमें उप उत्पाद के रूप में हम पढ़ेंगे दूध या मिल्क। मिल्क, दूध क्या होता है? दूध दुधारू पशुओं में जो मिल्च एनिमल्स होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है? दूध। ये एक सामान्य बात हो गई कि दुधारू पशुओं की स्तन ग्रंथियों का स्राव। दुधारू पशुओं की स्तन ग्रंथियों का जो स्राव या जो तरल पदार्थ निकलता है उसे दूध कहते हैं। लेकिन ये स्राव हमेशा दूध नहीं कहलाता है। शुरुआत में जब पशु का प्रसव होता है, मादा पशु का प्रसव होने के कुछ दिन बाद तक एक स्राव निकलता है, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम को खीस भी कहते हैं। खीस, या गांव में इसे कीला भी कहते हैं। शुरुआत में जो, या इसे बीस्टिंग भी कहते हैं। गांव में जो पशुओं में शुरुआत में जो दूध निकाला जाता है प्रसव के बाद, उसे अधिकांशतः पिया नहीं जाता है। ये वो कोलोस्ट्रम होता है। अब कब तक कोलोस्ट्रम रहता है ये वैसे तो पशु पर डिपेंड करता है, परंतु एक टेस्ट होता है जिसका नाम है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। COB टेस्ट, फुल फॉर्म है इसकी क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। यदि यदि उस स्राव को अभी हम दूध का नाम नहीं दे रहे, उस स्राव को हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं, और उबालने पर वो क्लॉट हो जाता है, यानी जम जाता है, गाढ़ा पड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं खीस या कोलोस्ट्रम। अगर उबालने पर वो जमता नहीं है, यानी क्लॉट नहीं होता, तो उसे कहते हैं दूध। तो खीस और दूध में अंतर हो गया। चूंकि खीस में प्रोटीन की मात्रा दूध से कई गुना होती है और अन्य जो कंपोजिशन है इसमें कई ठोस पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, अतः खीस को बॉईल करने पर ये क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। तो खीस क्या है? COB टेस्ट या क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट कैसा देता है? पॉजिटिव देता है। COB टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। जबकि दूध या मिल्क, ये COB टेस्ट यानी क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, यानी उबालने पर जमता नहीं है, ये कैसा देता है? नेगेटिव। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, दूध की परिभाषा देते हैं। दूध की परिभाषा क्या हुई? प्रसव के बाद, यानी पार्चुरेशन के बाद, प्रसव के बाद लगभग 5 दिन तक जो स्राव होता है वो कोलोस्ट्रम होता है। लगभग 5 दिन तक गाय भैंसों में। ये एक दिन कम भी हो सकता है, एक दिन ज्यादा भी हो सकता है, 2 दिन का भी फर्क हो सकता है, लेकिन सामान्यतया 5 दिन का आइडिया लिया जाता है। प्रसव के बाद 5 दिन तक एवं अगले प्रसव के 15 दिन पहले, यानी 5 दिन बाद एवं अगले प्रसव के 15 दिन पहले तक का जो दुग्ध ग्रंथियों का स्राव होता है वो क्या कहलाता है? दूध कहलाता है। यानी 5 दिन तक तो कोलोस्ट्रम रहता है, 5 दिन के बाद और अगले प्रसव यानी क्रमागत प्रसव, पशु दूध दे रहा है,
लगभग दूसरे तीसरे महीने में प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी गर्भावस्था चल जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे हम दूध प्राप्त करते हैं। लगभग 6 से 7 महीने की जो गर्भावस्था होती है तब तक दूध प्राप्त करते रहते हैं। उसके बाद दूध सुखाया जाता है, या तो पशु खुद ही देना बंद कर देता है, या फिर कृत्रिम विधि से दूध पशु का सुखाया जाता है, या तो अपूर्ण दोहन के द्वारा दोहन को बंद करके, या फिर अनियमित दोहन द्वारा पशु का दूध सुखा दिया जाता है। तो प्रसव होने वाला है, अगला प्रेग्नेंट है, उससे पहले वैसे तो सामान्यतया 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसका पोषण भी मादा को करना पड़ता है। तो उसको जो खनिज पदार्थ और न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, वो आवश्यक होते हैं। तो उसके बॉडी के पोषण के लिए पशु को पहले ही दूध को निकाल देना चाहिए। अगर हम साथ साथ दूध भी दोहन कर रहे हैं पशु का, और पशु प्रेग्नेंट भी है, तो उस कंडीशन में जो अंदर गर्भ में जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो कम हो जाता है, या फिर वो अविकसित रह जाता है। साथ ही साथ क्या है, बार बार दूध निकालने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव भी होता है। ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भ के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, तो ये भी नुकसानदायक है। तो प्रसव के बाद 5 दिन के बाद वाला जो स्राव होता है, जो सीओबी टेस्ट नेगेटिव देता है, जहां से लेकर के, और वो जो अगला ब्यांत है उसके 15 दिन पहले तक का जो स्राव होता है, वो क्या कहलाता है, दूध। कहने का मतलब दूध ये वाला टाइम पीरियड का होता है। इसमें एक पॉइंट और आता है, व्यावसायिक दूध। व्यावसायिक दूध, व्यावसायिक दूध क्या होता है, प्रसव के बाद 15 दिन से लेकर के 15 दिन की दुधारूपन से लेकर के, और अगले प्रसव के 15 दिन पहले तक का जो स्राव होता है स्तन ग्रंथियों का, इसे व्यावसायिक दूध कहते हैं। इसे क्या है, मार्केट में बेचा जाता है, या मार्केट में, क्योंकि इस दूध में जो फैट है वो ठीक ठाक होती है, और फैट जो है दूध का आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि दूध की जो कीमत है हमारे देश में फैट के द्वारा ज्ञात की जाती है, या फैट के हिसाब से तय की जाती है, क्योंकि हमारे देश के लोगों को फैट ज्यादा पसंद है। विदेशों में फैट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फैट के आधार पर दूध की कीमत तय की जाती है। तो ये दूध की परिभाषा हो गई। दुधारू पशुओं की स्तन ग्रंथियों का स्राव, जो कि प्रसव के 5 दिन बाद से लेकर के अगले क्रमागत प्रसव के 15 दिन पहले तक का स्राव होता है, और जो 5 दिन तक जो स्राव रहता है उसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। जो प्रसव से पहले, यानी जैसे प्रसव 2-4 दिन में पशु का होने वाला है, प्रेगनेंसी की स्टेज लास्ट है, उस अवस्था में जो कभी कभी स्तन ग्रंथियों से स्राव प्राप्त किया जाता है, उसे वैक्सिंग कहते हैं। वैक्सिंग, WAXING, वैक्सिंग। पशु के ब्याने से पहले कुछ दिन पहले मिल्क का कंपोजिशन भी बदल जाता है। कुछ लोग जो है बिल्कुल दूध निकालते रहते हैं, बिल्कुल प्रसव की ओर पशु जा रहा है, लेट प्रेगनेंसी की स्टेज है, तब भी दूध निकालते रहते हैं। तो उस समय जो दूध का कंपोजिशन बदल जाता है, दूध खारा हो जाता है, तो उससे पहले दूध छोड़ देना चाहिए। तो ये होगी दूध की परिभाषा। आगे हम बात करते हैं भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध कौन से देश में उत्पादित होता है, भारत में। हालांकि भारत में दुधारू पशुओं की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है। भारत में दुधारू पशुओं की संख्या और दुधारू पशुओं में कौन सा, मेनली बोवाइंस। दुधारू पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।
चूंकि दुधारू पशुओं की संख्या यानी बोवाइन्स की संख्या, कैटल बफेलो की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रति पशु दुग्ध उत्पादन देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम है। भारत में जो गायों और भैंसों के हिसाब से एवरेज जो बैठता है गायों में लगभग 300-400 मिलीलीटर ही बैठता है संख्या की। चूंकि भारत में कैटल बफेलो की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए दूध उत्पादन ज्यादा है। अन्य देशों में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन ज्यादा है, हमारे देश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन कम है। जबकि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, टोटल कुल कुल दुग्ध उत्पादन है वो ज्यादा है। हमारा देश विश्व का लगभग 20.17% दूध उत्पादित करता है। हमारा देश विश्व का लगभग 20.17% दूध, यानी विश्व का 5वां हिस्सा जो दूध है, 5वां भाग है दूध का टोटल मिल्क का, वो हमारे देश में उत्पादित होता है। विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। भारत का हर छठा आदमी यूपी का है। इस तरह से ये यहाँ पर भी लगभग 5वां और छठा वाला रूल लगता है, यानी विश्व में टोटल दूध का 5वां हिस्सा कहाँ से आता है? भारत से। और भारत में कितना दुग्ध उत्पादित होता है? 187 मिलियन मीट्रिक टन। अब हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान का जो दुग्ध उत्पादन है वो है 24 मिलियन मीट्रिक टन। 24 मिलियन मीट्रिक टन। तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। दुग्ध उत्पादन में भारत में यूपी, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यूपी प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान का जो है कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है वर्तमान में। तो प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी देखी जाए, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, यानी जो पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी अवेलेबिलिटी है, एक आदमी को कितना दूध प्रतिदिन मिल सकता है। तो भारत की है ये 394 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक आदमी को लगभग 1 गिलास दूध मिल सकता है भारत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चूंकि पशुधन अच्छा है तो राजस्थान में 870 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? दुग्ध की उपलब्धता। ये मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। भारत की कम है, राजस्थान की ज्यादा है। चूंकि राजस्थान में पशुधन देखा जाए तो भारत की तुलना में पशुओं का घनत्व या पशुओं का संख्या है पर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ज्यादा है, यानी पशुपालन राजस्थान में ज्यादा है। यानी और दूसरी बात, राजस्थान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में कम है। इस प्रकार से
अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो भारत की तुलना में राजस्थान में जो पॉपुलेशन को जो प्रति व्यक्ति दूध आएगा वो ज्यादा आएगा। आगे हम बात करते हैं कि दुग्ध के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं, कैसे इसे निकाला जाता है। तो मैंने बताया कि ब्याने के 5 दिन बाद जो स्तन ग्रंथियों का स्राव होता है वो दूध कहलाता है, जो कि अगले ब्यान के 15 दिन पहले तक का स्राव होता है। दूध के गुण, दूध के गुण तो देखिए, पहला है इसका रंग। रंग कैसा होता है दूध का? तो भैंस के दूध का रंग होता है, भैंस के दूध का रंग होता है सफेद। और ये सफेद रंग का क्या कारण है? केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन और कैल्शियम के कारण, कैल्शियम के कारण, कैसीन प्रोटीन और कैल्शियम के कारण भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। बात हम करते हैं गाय के दूध का रंग। तो गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला। और हल्का पीला होने का क्या कारण है? कैरोटीन वर्णक, कैरोटीन वर्णक। ये कैरोटीन वर्णक गाय के दूध में ही क्यों होता है? क्योंकि कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता गाय में नहीं पाई जाती। गाय के लिवर में कैरोटीन को, कैरोटीन जो या बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये जो कैपेसिटी गाय के लिवर में नहीं पाई जाती, इसलिए कैरोटीन यथावत दूध के साथ उतर आता है और कैरोटीन का रंग हल्का पीला होता है, इसलिए दूध को हल्का पीला रंग मिल जाता है। अगर विटामिन ए में बदल गया होता और लीवर में कैपेसिटी होती, तो चूंकि विटामिन ए कैसा होता है? रंगहीन, रंगहीन, तो कोई रंग नहीं देता, कोई रंग नहीं देने के कारण गाय का दूध भी कैसा हो जाता? सफेद हो जाता, भैंस की तरह। आगे हम बात कर रंग के बाद अगला गुण देखते हैं, गाय दूध का आपेक्षिक घनत्व, घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व या दूध जल की तुलना में कितना भारी है? आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है, आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है जल की तुलना में कितना भारी है। तो गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से लेकर के 1.030, और भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.030 से 1.032। ये आपेक्षिक घनत्व हो गया। अगले गुण की बात करते हैं अपन, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दूध का जमाव बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है 0 डिग्री से नीचे दूध जमता है -0.525 डिग्री। ये दूध का क्या होता है? जमाव बिंदु। दूध जल की तुलना में क्या होता है? भारी होता है, जो मैंने आपेक्षिक घनत्व में बताया। दूध चूंकि जल जो है 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है, लेकिन दूध 0 डिग्री से थोड़ा नीचे पे चेंज होता है आइस में, क्रिस्टल्स में। आगे हम बात करते हैं दूध। दूध कैसा होता है? थोड़ा शान होता है, जल की तुलना में थोड़ा क्या होता है? विस्कस होता है, विस्कस। जल की तुलना में थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी विस्कस होता है। विस्कोसिटी होती है दूध की किससे? जल से ज्यादा। दूध जो है जल की तुलना में क्या होता है? भारी होता है, या इसका अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। दूध निकालने की विधियां हम पढ़े, दूध निकालने या दुग्ध दोहन की विधियां, दूध निकालने की विधियां। पशुओं में दुग्ध दोहन कैसे किया जाता है?
तो दुग्ध निकालने की विधियां या दुग्ध दोहन की विधियां 3 विधियां हैं। दुग्ध दोहन की 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है, पहली विधि है अंगूठा विधि, और ये दुग्ध दोहन की सबसे खराब विधि है। इसे नकलिंग भी बोलते हैं। नकलिंग कैसे की जाती है? जैसे ये थन है, इस थन पर इस तरह से अंगूठा लगाया जाता है, इस तरह से, और अंगूठे से इस थन पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, जिससे दूध बाहर आता है। तो नकलिंग विधि वैसे उन पशुओं में उपयोग में ली जाती है जो क्या होते हैं, हार्ड मिल्कर्स। हार्ड मिल्कर्स यानी जिनके टीट का जो छिद्र है ये बिल्कुल छोटा होता है, गैलेक्टोपोर है, बिल्कुल छोटा होता है, तो इनका दूध निकालने में परेशानी होती है। ये दूध इस गैलेक्टोपोर से, इस थन छिद्र से पास नहीं हो पाता, इसलिए अंगूठे का जोर लगाना पड़ता है। तो इन्हें कहते हैं हार्ड मिल्कर्स। हार्ड मिल्कर्स में ये विधि काम में ली जाती है, नकलिंग। और ये दुग्ध उतारने की या दुग्ध दोहन की सबसे खराब विधि है। सबसे खराब विधि है। सबसे खराब विधि क्यों है ये? क्योंकि इस विधि में अंगूठे के द्वारा थन के ऊतक पर चोट लगती है। अंगूठे से जब दबाया जाता है तो इस हिस्से से यहाँ पर चोट लगती है, जिससे स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस। इसके ऊतक की, इसके टिश्यू की डेथ हो जाती है। लगातार जब अंगूठा लगाते हैं तो थन के ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। थन का ऊतक क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त यानी चोट पहुंचती है, और इससे क्या हो जाता है, थन में फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस हो जाता है। तो अंगूठा विधि जो है, नकलिंग विधि है, वो एक बुरी आदत है दूध निकालने की। इसको कम से कम उपयोग में लाना चाहिए। इसमें अंगूठे से जो है स्तन को दबाया जाता है। तो ये पहली विधि होगी दुग्ध दोहन की। दूसरी विधि हम बात करते हैं दुग्ध दोहन की। दूसरी विधि है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग इसे बोलते हैं चुटकी विधि। चुटकी विधि। स्ट्रिपिंग मेथड में क्या किया जाता है, जब पशु प्रथम बार ही पशु जो है दुग्ध देने लगा है, या पहली बार प्रसव हुआ है, अर्थात मादा पशु के जो थन है वो आकार में छोटे हैं, तो इस तरह से हाथ में नहीं आ पाते, ना उन पर अंगूठा लगता है, ऐसे पशुओं को इस प्रकार से, ऐसे पशुओं के थनों को इस प्रकार से अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से इस तरह से पकड़ा जाता है, इस तरह से दूध निकाला जाता है। इसको कहते हैं चुटकी विधि। तो ये किसमें उपयोगी है? ये छोटे छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी है। और दूसरी बात हम करें कि इसका उपयोग बड़े थन वालों में कब किया जाता है, तो बड़े थन वाले पशुओं में इसका उपयोग किया जाता है अंतिम वसायुक्त दुग्ध दोहन में। इस प्रकार से अडर में या स्तन ग्रंथियों में क्या है, दूध भरा होता है इस तरह से। चूंकि वसा जो होती है, वसा क्या होती है, हल्की होती है। फैट जो होती है हल्की होती है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। तो वसा क्या है, इस दुग्ध के ऊपर पोर्शन में तैरती है। तो अंतिम दूध को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में फैट का प्रचलन अच्छा है। अगर आपको फैट युक्त दूध प्राप्त करना है तो लास्ट में जो दूध आता है, चूंकि ऊपर वसा तैर रही है और वो वसा अंत में आएगी, लास्ट में जो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से दूध निकाला जाएगा, यानी चुटकी से दूध निकाला जाएगा, उसमें वसा सर्वाधिक होती है। चूंकि वसा ऊपर तैरती है हल्की होने के कारण, जो अंत में आती है। तो अंतिम वसायुक्त दुग्ध दोहन में इस विधि को काम में लिया जाता है। पहले फुल हैंड मिल्किंग कर ली, उसके बाद में लास्ट में स्ट्रिपिंग की जाएगी बड़े पशुओं में। और मुख्य उपयोग क्या है इसका, स्ट्रिपिंग का, छोटे थन वाले पशुओं में, जिनके थन छोटे होते हैं, अभी दूध देने लगे हैं, उनमें ये विधि उपयोगी है, चुटकी विधि। दुग्ध दोहन की ये विधि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे दूध निकाला जा सकता है।
आगे हम बात करते हैं तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि, दुग्ध दोहन की ये विधि सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है। और इस विधि में क्या किया जाता है, जैसे ये थन है, इसको पूरे हाथों की अंगुलियों और अंगूठों के प्रेशर से इस तरह से पूरे को पकड़ा जाता है, इस तरह से पूरे को पकड़ करके इस तरह से दबाया जाता है अंगुलियों और अंगुलियों की हथेली की मदद से। इस प्रकार से जो है इसको पकड़ा जाता है, इस प्रकार से थन को पकड़ा जाता है। और इसे इसे सबसे अच्छी विधि बताया जाता है क्योंकि इसमें जो थन है, थन के उत्तक उत्तक को चोट नहीं पहुंचती, यानी वो क्षतिग्रस्त नहीं होता। और इस विधि का एक नाम और है फिस्टिंग। फिस्ट का मतलब मुट्ठी, फिस्टिंग यानी पूरे हाथ से या हथेली से दुग्ध दोहन करना, पूर्ण हस्त विधि। तो दुग्ध दोहन की हमने 3 विधियां पढ़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम कुछ गुणों की बात कर लेते हैं, दूध के अन्य गुण। ये हो गई मिल्किंग मेथड्स। दूध के घटक, दूध में क्या क्या होता है? दूध में एक तो जल होता है, जल। जल कितना होता है, जैसे हम बात करें एक एवरेज मिल्क की, तो लगभग 86% जो है क्या होता है, जल होता है दूध के अंदर। दूसरा जो हम घटक की बात करें, क्या होता है दूध के अंदर? प्रोटीन भी होता है भाई, प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन भी दूध का एक अच्छा घटक है। प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है दूध में? तो प्रोटीन में है पहली कौन सी? लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोब्यूलिन, लैक्ट ग्लोब्यूलिन। और तीसरी प्रोटीन की बात करें हम, तो एक प्रोटीन होती है कैसीन। कैसीन जो प्रोटीन है वो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कुल प्रोटीन की 80% जो प्रोटीन होती है वो कैसीन प्रोटीन होती है। कैसीन प्रोटीन के कारण जो जब बच्चे दूध पीते हैं, छोटी उम्र या कम उम्र के, तो उनमें दूध पीने के थोड़ी देर बाद कई बार वोमिटिंग हो जाती है। और वो वोमिटिंग जो है वो जमी हुई दही जैसा थक्का होता है, वो कैल्शियम पैराकैसिनेट बनने के कारण होती है। तो कैसीन प्रोटीन है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये फास्फोरस युक्त एक प्रोटीन होती है। लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्ट ग्लोब्यूलिन की हम बात करते हैं, तो लैक्ट जिसके आगे लग जाए, लैक्ट का मतलब होता है दूध। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हालांकि रक्त में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, प्लाज्मा में। लैक्ट लग गया इसमें, तो ये लैक्ट एल्ब्यूमिन किस में पाई जाती है? दूध में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में भी पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन तीनों में पाई जाती है, रक्त में भी पाई जाती है। एल्ब्यूमिन की हम बात करें, दूध में भी पाई जाती है और अंडे में भी पाई जाती है। इस प्रोटीन की ये खासियत है कि ये प्रोटीन गर्म करने पर जम जाती है, क्लॉट हो जाती है। जैसे जो रक्त है, रक्त को अगर हम किसी पात्र में गर्म करते हैं तो वो भी क्लॉट हो जाता है, गर्म करने पर वो जम जाता है, क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। अंडे की हम बात करें तो कच्चे अंडे को जो बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसमें जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसके कारण उसका क्या बन जाता है? क्लॉट या थक्का, जम जाता है, ठोस हो जाता है अंडा। दूध की हम बात करें तो दूध भी जो है जब गर्म किया जाता है, तो जो गर्म करने वाले पात्र है उसके चारों तरफ जो है दूध जम जाता है, जिसे हम थर कहते हैं या क्रीम कहते हैं। तो दूध भी क्या है, पात्र में इस तरह से जम जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन हम जानते हैं कि गामा ग्लोबुलिन के रूप में सुरक्षा करता है, ये एंटीबॉडी बनाने में सहायक है। तो ये प्रोटीन भाग हो गया। जानवरों में 3 से 4% दूध में प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा जो घटक है वसा। वसा की हम बात करें
तो आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी घटक है हमारे देश में। आर्थिक दृष्टि से वसा जो है दूध का सबसे उपयोगी घटक है, क्योंकि वसा से ही दूध की जो रेट है या दूध का जो कीमत है वो तय की जाती है। वसा दूध में किस रूप में होती है? वसा दूध में इमल्सन के रूप में होती है। इमल्सन के रूप में होती है, या हिंदी में बोले हम इसको पायस के रूप में होती है। तो दूध क्या है? दूध वसा का जल में पायस है। वसा का जल में पायस है। किस प्रकार का इमल्सन हुआ ये? OW टाइप ऑफ इमल्सन। W मतलब वाटर, O मतलब ऑयल, ऑयल इन वाटर, यानी इस दूध में जो ऑयल होता है या वसा होती है वो फैट होती है, वो मात्रा के हिसाब से पानी की तुलना में कम होती है, और पानी होता है ज्यादा। नीचे वाला जो इसमें इमल्सन में जो लिया जाता है पैरामीटर वो ज्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है। तो वसा का जल में पायस है दूध। फैट या वसा कैसे होती है? गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में पाई जाती है, जिनके चारों तरफ क्या है? प्रोटीन, यानी कौन सी प्रोटीन? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जिससे क्या है, ये वसा अलग अलग ग्लोब्यूल्स में होती है। जब इस दूध को, मिल्क को जोर से घुमाया जाता है इसमें या फेंटा जाता है, तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये टूट जाते हैं। टूटने के कारण फैट की एक क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है ऊपर। तो प्रोटीन के साथ और फास्फोलिपिड की परत के साथ वसा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में दूध में पाई जाती है। अगला जो कंपोनेंट हम बात कर रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज नामक क्या होता है? डाइसेकेराइड। दूध में कौन सा डाइसेकेराइड पाया जाता है? लैक्टोज। क्या खासियत है लैक्टोज की? तो लैक्टोज का जो अणु है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के अणु से बना है। एक ग्लूकोज के अणु, एक गैलेक्टोज के अणु से क्या बना है? लैक्टोज का। ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, दोनों मोनोसेकेराइड मिलकर के और लैक्टोज बनाते हैं। और लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? दुग्धम भी कहते हैं, दुग्धम या लैक्टोज। तो हमने थोड़ी देर पहले वसा की बात की थी। वसा दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील होने वाला घटक है, जबकि लैक्टोज के बारे में हम कह दें कि लैक्टोज दूध का सबसे कम परिवर्तनशील घटक है, यानी लैक्टोज की मात्रा में सबसे कम परिवर्तन होता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। जैसे हमने दूध को रख दिया, रखने के कुछ समय बाद, जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ही जल्दी उसमें खट्टापन आ जाता है। तो दूध में खट्टापन का कारण है लैक्टोज जो शर्करा है दूध की, उसको कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस और एक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इस तरह के जो बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये जो जीवाणु हैं इस लैक्टोज को किस में बदल देते हैं? लैक्टोज को किस में बदल देते हैं? लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं।
लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। और इसके कारण दूध में क्या आ जाती है, खटास या खट्टापन आ जाता है, दूध की एसिडिटी बढ़ जाती है। किस अम्ल के कारण? और थोड़ी देर बाद जब हम इस दूध को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो दूध फट जाता है। तो दूध का फटने का कारण हो गया उसकी एसिडिटी बढ़ना। दूध कब फट जाता है? सामान्य जो दूध की अम्लता होती है वो होती है 0.14%, 0.14%। ये सामान्य दूध की क्या होती है, अम्लीयता। और दूध की अम्लीयता का कारण होता है साइट्रेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है, कुछ विशेष प्रोटीन साइट्रेट्स के कारण दूध में क्या होता है, खट्टापन होता है। हालांकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी है कुछ थोड़ी मात्रा में, ऊंटनी के दूध में पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। ऊंटनी का दूध जो है डायबिटिक पेशेंट्स, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। और ऊंटनी के दूध की एक डेयरी स्थापित की गई है जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊंटनी का दूध जो है उसका आजकल रसगुल्ले भी तैयार किए जा रहे हैं बीकानेर में। तो उसमें जो है एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। हम सामान्य दूध की बात कर लेते हैं तो सामान्य दूध की एसिडिटी उसमें क्लोराइड की मात्रा के कारण होती है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन के कारण होती है, और वो होती है 0.14%। और जब दूध की ये जो अम्लीयता 0.32 पहुंच जाती है या 0.28 से ऊपर पहुंच जाती है तो दूध क्या है, फट जाता है, दूध फट जाता है। और इसे कहते हैं डेवलप्ड एसिडिटी या विकसित अम्लीयता, विकसित अम्लीयता। और ये किसके कारण होती है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से। तो दूध कब फट जाता है, जब उसकी अम्लीयता 0.32 से इस रेंज से ज्यादा हो जाती है, 0.28 से 0.32 से भी ऊपर हो जाती है तो दूध फट जाता है। तो ये कौन सा घटक हो गया, ये घटक हो गया लैक्टोज। वसा जो है दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील घटक है, लैक्टोज दूध का सबसे कम परिवर्तनशील घटक है। लैक्टोज सबसे ज्यादा पाई जाती है साहीवाल में। हमारे देश में साहीवाल जो गाय की नस्ल है, देसी नस्ल है, उसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाई जाती है, इसलिए साहीवाल का जो दूध है हल्का मीठा होता है। और पशुओं में जो सर्वाधिक फैट पाई जाती है, पशुओं में अगर बात करें अपन, सर्वाधिक फैट, सर्वाधिक वसा वो पाई जाती है भेड़ के दूध में, भेड़ के दूध में। और अगर हम बात करें जानवरों में, नस्लों में, तो भैंसों में देखा जाए तो भैंसों में सर्वाधिक जो वसा होती है वो कॉपर कलर बफेलो जिसे बोलते हैं बदावरी, बदावरी भैंस जो यूपी ओरिजिन की है उसमें सर्वाधिक उसके दूध में सर्वाधिक फैट होती है, बदावरी भैंस के दूध में। अगर गायों की बात करें अपन तो विदेशी गायों में जर्सी के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो अगला जो हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं इसमें वसा के बाद लैक्टोज, लैक्टोज के बाद दूध में आयरन या लोहा। तो लोहा, दूध में लोहा अनुपस्थित होता है, दूध में आयरन अनुपस्थित होता है, यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी दोनों लगभग अनुपस्थित होते हैं, इस वजह से जानवरों में दूध से एनीमिया दूर नहीं हो सकता। दूध आयरन का एक स्रोत नहीं है, ये दूध में आयरन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। वैसे दूध काफी पौष्टिक होता है, दूध में प्रोटीन है, एक कंप्लीट फूड होता है, लेकिन आयरन की क्या होती है, अनुपस्थिति। और सुअरी में जो पिगलेट्स होते हैं उनमें इससे क्या हो जाता है, लगातार जब सुअरी जो है, सुअरी के बच्चे दूध ही दूध पीते हैं तो उनमें पिगलेट पिगलेट एनीमिया हो जाता है, और वो उसका कारण है आयरन की और कॉपर की कमी। तो इसको दूर करने के लिए आयरन के सल्फेट और कॉपर के सल्फेट दिए जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दूध का अगला जो पॉइंट आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, दूध का पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण।
दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण इसलिए किया जाता है कि दूध में जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो कम से कम रहे। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है पूर्णतया सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, इंक्लूडिंग दियर स्पोर्स, उनके बीजाणुओं सहित पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को खत्म करना कहलाता है स्टरलाइजेशन। जबकि पाश्चुरीकरण में कि दूध खराब नहीं हो, इसलिए उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवों की सांद्रता है, उस सूक्ष्म जीवों की संख्या है, उन्हें कम से कम मिनिमाइज किया जाता है ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ, दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ सके, सेल्फ लाइफ बढ़ सके, सेल्फ लाइफ बढ़ सके। इसलिए क्या किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण के सूचक जो जीवाणु हैं आजकल उपयोग में लिए जा रहे हैं, सूचक जीवाणु। तो इसका सूचक जीवाणु वर्तमान में कोक्सीला बर्नेटी, आजकल कोक्सीला बर्नेटी जो कि एक रिकेट्सिया समूह का जीवाणु है, रिकेट्सिया समूह का जीवाणु है, इसका उपयोग किया जा रहा है पाश्चुरीकरण के सूचक जीवाणु, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के रूप में। यानी दूध में ये कोक्सीला बर्नेटी खत्म हो जाता है तो समझ लो कि दूध पाश्चुरीकृत हो गया है। अथवा दूध का सैंपल लिया जाता है, अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इस दूध का पाश्चुरीकरण नहीं हुआ है। पाश्चुरीकरण का जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है समय के साथ साथ। पहले जो पाश्चुरीकरण का इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म सूचक जीवाणु था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये जो बैक्टीरिया था इसकी वेट की जाती थी कि ये दूध में कितना डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर खत्म होता है। तो पहले क्या था? पाश्चुरीकरण का सूचक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के खत्म होने पर इसे क्या मान लिया जाता था? पाश्चुरीकृत दूध। तो इसमें क्या है, दूध का जो पाश्चुरीकरण का टेम्परेचर कम था। उसके बाद दूसरा जीवाणु ब्रूसेला, ब्रूसेला अबॉर्टस। तो जो सूचक जीवाणु इसे बनाया गया, ब्रूसेला अबॉर्टस जो बैक्टीरिया है, ये इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर नष्ट होता था। ये जानवरों में क्या करता है? अबॉर्शन करता है। मानव में भी ये बीमारी करता है, जूनोटिक बीमारी, ब्रुसेलोसिस, अंडुलेंट फीवर। तो इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए टेम्परेचर और बढ़ाया गया। उसके बाद वर्तमान में कोक्सीला बर्नेटी के हिसाब से जो पाश्चुरीकरण का टेम्परेचर तय किया गया है, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। पाश्चुरीकरण की दक्षता का परीक्षण किससे किया जाता है? पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन की दक्षता, कि भाई पाश्चुरीकरण दूध का हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए किसे देखा जाता है? एक एंजाइम होता है फास्फेटेज, फास्फेटेज एंजाइम। अगर दूध में फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है तो समझ लीजिए कि दूध पाश्चुरीकृत नहीं हुआ है। अगर ये एंजाइम, चूंकि ये गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट। अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो समझ लीजिए दूध क्या हो गया? पाश्चुरीकृत हो गया। दूध के पाश्चुराइजेशन के लिए जो बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स हैं उसमें दूध को ऐसा टेम्परेचर दिया जाए कि उसमें जो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाए और उसका दूध की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए, यानी दूध की खराब होने की आयु भी बढ़ जाए, कुछ दिन चल ले, ताकि सब जगह सप्लाई हो सके। इसके लिए ये नहीं कि हम अगर इस दूध को बॉईल करते हैं तो एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत सारी ऊर्जा की हानि होती है। ये पाश्चुरीकरण टेम्परेचर इसलिए तय किया गया है, पाश्चुराइजेशन टेम्परेचर, ताकि अनावश्यक जो है गर्म करने पर जो ऊर्जा लग रही है दूध को गर्म करने पे, उस ऊर्जा को, उस उष्मा को या उस एनर्जी को बचाया जा सके। दूसरी बात, बल्क में जब दूध आता है हजारों लीटर में, लाखों लीटर में, तो उस दूध को गर्म करना तो आसान है, लेकिन वापस से उसे कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और कूलिंग होने में समय लग जाएगा, तब तक पूरा दूध खराब हो जाएगा। इस वजह से पाश्चुरीकरण किया जाता है कि भाई एक लिमिट का टेम्परेचर दो
ज़्यादा गर्म भी मत करो। उस लिमिट के टेम्परेचर पर इसमें जो हानिकारक कंपोनेंट की संभावना है, हानिकारक कोई सूक्ष्म जीव या किसी चीज़ की संभावना है, वो खत्म हो जाए और पीने योग्य जो है दूध हमें उपलब्ध हो जाए। तो इसीलिए पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन किया जाता है, ये उद्देश्य इसका। दो प्रकार से पाश्चुराइजेशन किया जाता है। मुख्यतया जो दो विधियां प्रचलित है, एलटी एलटी। एलटी एलटी यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसको कहते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है कम रखा जाता है और ज्यादा समय तक रखा जाता है। यानी कितना रखा जाता है, इसमें 62.8 या 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने समय के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए दूध को गर्म किया जाता है। तो ये हो गया एलटी एलटी। इस विधि को वेट विधि भी कहते हैं। वेट विधि, पाश्चुरीकरण की वेट विधि भी कहते हैं। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अगर इस तापमान पर दूध को रख रहे हो, यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को रख रहे हो, तो आपको आधे घंटे तक इसे रखना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो बैक्टीरिया है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है, कोक्सिला बर्नेटी, वो खत्म होएगा। दूसरी जो विधि है HTST, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर दीजिए कम समय के लिए। तो ज्यादा टेम्परेचर कितना दिया जाएगा, या तो 72.8 या फिर 73 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, कितने समय के लिए, मात्र 15 सेकंड के लिए दिया जाता है। यहां पर देख लीजिए, लगभग लगभग जो है टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा है, लेकिन समय यहां पर काफी कम हो गया। समय यहाँ 30 मिनट था, यहाँ 15 सेकंड है। 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड है। तो इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि, और इसे फ्लैश विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फ्लैश विधि। फ्लैश विधि। अगर ये तो हो गई पाश्चुरीकरण की विधियां, पाश्चुराइजेशन की विधियां। अगर पशु इस दूध का इसका पाश्चुराइजेशन हम नहीं करके इसका क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता है पूर्णतया सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, तो दूध की आयु और बढ़ेगी। अगर हम इस तरह का पाश्चुरीकरण नहीं करके हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए पाश्चुराइजेशन करना हो, कुछ सेकंड्स में पाश्चुराइजेशन करना हो, तो वो एक अलग विधि होती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि। तो इसमें लगभग जो टेम्परेचर लिया जाता है 139 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो सेकंड्स के लिए, 1 या 2 सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए लिया जाता है। जब तापमान ज्यादा दे करके जो है पाश्चुराइजेशन किया जाता है, तो उसमें समय घट जाता है। तापमान बढ़ेगा तो समय घटेगा। तो ये हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाश्चुराइजेशन की विधि। ठीक है, अगली हम पढ़ते हैं कि दूध में क्या क्या मिलावट की जा सकती है या की जाती है। तो दूध में मिलावट या एडल्ट्रेशन, दूध में मिलावट, मिलावट किसे कहते हैं, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन होती है घटिया किस्म या लो क्वालिटी की चीज को अच्छी क्वालिटी की चीज में मिलाना, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ये एक प्रकार की जो है गलत विधि है। अडल्ट्रेशन ऐसे ऐसे पदार्थों की या ऐसी ऐसी चीजों की जाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। दूध में मिलावट किस किस की जाती है, सामान्यतया दूध में मिलावट भी की जाती है, पानी की जाती है। उसके बाद में जैसे सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है तो उसमें यूरिया भी, जो स्टार्च भी मिला दी जाती है, या फिर दूध में कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ और कुछ वसाएं, ऐसी वसाएं जिन्हें काम में
नहीं लिया जा सकता, ऐसी फैट उनको भी दूध के अंदर मिला दिया जाता है। तो सामान्यतः जो जनरल टेस्ट होते हैं, पहली जो मिलावट की जाती है जल की मिलावट की जाती है दूध में, जल। तो कितनी मिलावट अलाउ है? मात्र 3% तक, 3% तक जल की मिलावट मिलावट वो आप कर सकते हो। मात्र 3% जल की मिलावट आप कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर दूध में पानी डाला तो वो जो है एक गैर कानूनी होगा। जल भी अगर मिलाना हो, 3% तक भी मिलाना हो, तो अच्छा पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर ही मिलाएं। ये नहीं कि रास्ते में कहीं पानी मिला और उसको मिला लिया। तो जल की मिलावट के लिए जो रासायनिक परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं नाइट्रेट टेस्ट। नाइट्रेट टेस्ट। तो दूध में पानी की मिलावट के लिए परीक्षण है नाइट्रेट टेस्ट, क्योंकि जो जल होता है, पानी होता है, उसमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। नाइट्रेट्स, अगर दूध में नाइट्रेट्स की उपस्थिति है तो इसका मतलब है कि दूध में पानी मिलाया गया है। नाइट्रेट्स की उपस्थिति, इसका परीक्षण है, जल की मिलावट का परीक्षण है। दूसरी जो चीज मिला दी जाती है, स्टार्च। स्टार्च किसके रूप में मिलाई जाती है? स्टार्च, स्टार्च आलू, बॉइल आलू अथवा चावल के जो चावल की जो उबली हुई, उबलने के बाद जो पानी गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, उसको मिला दिया जाता है इसमें स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च वैसी भी आती है, रेडीमेड स्टार्च भी आती है। तो स्टार्च को मिलाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा, या स्टार्च को मिलाने को जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? इसके लिए किया जाता है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा रंग देता है? ब्लू कलर दे देता है। तीसरा, शर्करा की मिलावट। शर्करा की मिलावट के लिए एक टेस्ट किया जाता है रिसोर्सिनोल टेस्ट। रिसोर्सिनोल टेस्ट, रिसोर्सिनोल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? शर्करा की मिलावट के लिए। तो दूध में कुछ चीजों की मिलावट की कर दी जाती है। दूध में यूरिया की मिलावट क्यों की जाती है? यूरिया की मिलावट करने का कारण है, या फिर सिंथेटिक जो दूध मिलाया बनाया जाता है उसमें यूरिया क्यों डाला जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि यूरिया में क्या होती है? नाइट्रोजन। और जब दूध में प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर दूध में प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन का आकलन किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन जो आती है कौन सी होती है? ये अगर सिंथेटिक दूध है तो उसमें प्रोटीन की नाइट्रोजन नहीं होकर के उसमें यूरिया की नाइट्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो जो सामान्य जो टेस्ट होते हैं, जनरली जो किए जाते हैं, शुरुआत में जो किए जाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, प्रोटीन का टेस्ट होता है। तो प्रोटीन के टेस्ट के अंदर यूरिया प्रोटीन का टेस्ट भी पॉजिटिव दे देता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, इसलिए यूरिया की मिलावट की जाती है। इसमें दूध के हम अन्य पैरामीटर्स की बात करें, अन्य बातों की बात करें, तो दूध का जो कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम, दूध का जो अगला प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट के रूप में दही। कुमिस, छेना, क्रीम, दूध का प्रोडक्ट बनाया जाता है। टेक्निकल समस्या आ रही है इसमें। ठीक है, आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। दूध के शेष जो पैरामीटर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।